बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बीजोपचार कर ओल की बुआई करें और बचाएं अनेक रोगों से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज की बेहतर तकनीक मुर्गी पालकों के लिए है। जो मुर्गी पालक बैकयार्ड पॉलिटी यानी घरों के पीछे छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं, वे मुर्गियों को रानीखेत रोग से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही महीने में एक आध बार पशु चिकित्सक से परामर्श की प्रबंध भी करना चाहिए। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को सही तरीके से त्रिकोणाकार लिया जाए और उसके बाद ओल के कंदों का उपचारित कर बुआई की जाए तो ओल की बेहतर उपज हम ले सकते हैं। कवच रोग, उकटा रोग, मुरझा रोग जैसे मिट्टी जनित एवं बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बेबिस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा कंदों को उपचारित करना लाभकारी होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला ये उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम
बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बकरियों की देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में। जो भी पशुपालक बकरी पालन कर रहे हैं उन्हें बकरी पालन से काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बकरियों की देखभाल काफ़ी अच्छे से करें। जैसे उनके लिए एक घर बनाए जहाँ पे उनकी उछल कूद की सारी व्यवस्था हो। इससे बकरियों के स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है और समय समय पर उनका टीकाकरण भी करवाते रहें। तो आइए इनकी और क्या विशेष जानकारियां हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। बकरी पालन पौराणिक समय से ही पशुपालन का एक अंग रहा है। दूध उत्पादन और मांस उत्पादन में इसका अहम योगदान है। ऐसे में अगर व्यावसायिक दृष्टि से भी बकरी पालन किया जाए तो आमदनी अच्छी कमाई जा सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बकरी पालन व्यवसाय से लाभ कमाने के लिए बकरियों में पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रजनन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज हमारे साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे
कि बकरियों की देखभाल एवं प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बकरियों की देखभाल की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से किया जाए कि जो किसान हमारे भाई उनको अधिक मुनाफा मिले। सर्वप्रथम बकरियों की देखभाल के लिए जब हम बात करते हैं बकरियों के प्रबंधन की, तो सर्वप्रथम जो है कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के ज़्यादातर किसान, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से बाहर हो, ज़्यादातर किसान जो है बकरियां पालन करती हैं और ये आय का एक मुख्य साधन है। इसमें सर्वप्रथम बकरी पालन से संबंधित यदि बात करते हैं, उसके रखरखाव के बारे में, प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले आता है कि कौन सा नस्ल हमारे झारखंड के लिए सबसे उपयोगी है। तो अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो बकरी का नस्ल है किसानों को पालने के लिए वो ब्लैक बंगाल नस्ल, वो पूरे झारखंड के लिए सबसे अच्छा है। एक पलामू जिला जो झारखंड का है वहाँ पे संकर नस्ल के भी बकरियों पालने की अनुमति है। तो झारखंड में ब्लैक बंगाल जो नस्ल है उसके पालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला है कि इसकी मांस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बच्चे ज़्यादा देते हैं, 2 बच्चे या 3 बच्चे एक बार में ज़्यादा होते हैं। तो इन सब के कारण हमारे किसान जो भी अगर बकरी पालना चाहते हैं या बकरी पाल रहे हैं तो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का पालन करके ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रबंधन की यदि बात करते हैं तो इसमें आता है कि आवास प्रबंधन और खान पान की व्यवस्था। तो आवास प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में जो हमारे किसान भाई बकरियाँ पालते हैं वो जो उनका आवास है उसी में रहने की व्यवस्था बकरियों का भी करते हैं। तो अगर वो बकरी पालन का जो फ़ायदे के लिए करते हैं और बकरी पालन आय का मुख्य साधन अभी होता जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा कि बकरियों की संख्या आप बढ़ाएं। जैसे ज़्यादातर किसान 2, 3, 4 बकरियाँ पालते हैं, लेकिन अगर वो बकरियों की संख्या बढ़ा करके 10, 12, 20 या 25 बकरियाँ करते हैं तो उनको निश्चित रूप से आमदनी ज़्यादा होगी। और इसके लिए आवास की व्यवस्था भी हमारे किसानों को करना चाहिए। तो आवास में सबसे पहले इनके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है बकरी, चूँकि इसको गरीबों की गाय भी कहते हैं, तो इसमें रख रखाव पे खर्च बहुत कम है। आप साधारण आवास बना करके भी बकरियों को रख सकते हैं। बकरी पालन में आवास भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। मचान की व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। हवा और रोशनी का प्रबंध भी होना जरूरी हो जाता है। बकरियों में जो आवास, जो जगह की आवश्यकता होती है वो भी काफ़ी कम होती है। 15 से 20 वर्ग फीट अगर जगह एक बकरी को दे देते हैं तो ये काफ़ी होती है। उससे ज़्यादा जो है नर जो बकरे होते हैं उसमें आवास की जो जगह की जो आवश्यकता होती है वो लगभग 20 से 25 वर्ग फीट की होती है। तो इतना आवास दे करके, और साथ ही साथ आवास में एक और ध्यान देना है कि बकरियों की जो आवास बनाते हैं उसमें एक मचान बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बकरियां ज़्यादा मचान पे बैठकर रहना पसंद करती है। और चूँकि उसके मल मूत्र से नीचे जो ज़मीन होती है वो कच्ची ज़मीन जो भीग जाती है, तो वो बकरियां जो है सूखी जगह ज़्यादा पसंद करती है। साथ ही साथ बकरी पालन के लिए चराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे किसान भाई जो है हरे चारे का भी उत्पादन करके, अगर बाहर चराने की सुविधा नहीं है तो अपने खेतों में या बगीचे में हरे चारे, जो कि हरा चारा जो मौसम के अनुसार उपजाया जाता है, जैसे नेपियर है, बरसीम है, जो कॉफ़ी है, तो ये सब हरे चारे का उत्पादन कर बकरियों को हम लोग दे सकते हैं। बकरी पालन के लिए पशुपालकों को पोषण यानी आहार का पूरा ख्याल रखना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि हरा चारा भरपूर मात्रा में देना चाहिए। इसके लिए दाना मिश्रण भी संतुलित मात्रा में जरूर दें। बकरियों में रख रखाव पे खर्च कम है, और ज़्यादातर पशुओं में देखते हैं जो खर्च होता है उसका लगभग 70 से 80% खर्च जो है खाने पे होता है। लेकिन बकरियों में खाने का खर्च काफ़ी कम होता है, क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है जो कि घास पात या हरा चारा खा करके ही अपना जीवन यापन करता है। तो इसके लिए विशेष रूप से हम किसानों को कहना चाहेंगे, जो भी बकरी पालन करते हैं वो हरे चारे का उत्पादन करें। साथ ही साथ कृषि से जो भी अवशेष निकलता है बकरियों के भोजन के रूप में उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ लीन सीजन में कभी कभी देखा जाता है कि जो गर्भवती बकरियां हैं उनको, और गर्मी का सीज़न है उस समय भरपूर हरा चारा उनको नहीं मिल पाता है, उस समय दाना मिश्रण उसको 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन दाना मिश्रण अगर देते हैं
तो वैसी बकरियां काफ़ी स्वस्थ रहती है, उनकी प्रजनन क्षमता, बढ़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर मैं आपसे फिर जी। जानना चाहूँगा कि आपने दाना मिश्रण की बात की, तो दाना मिश्रण में कौन कौन से पोषक तत्व जी। आए कि बकरियां जो है हिष्ट पुष्ट हो? जी, दाना मिश्रण में मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई घर में भी दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसमें मकई आप ले लें 50 से 60 किलो, चोकर ले लें 20 से 25 किलो, चुन्नी ले लें 10 से 15 किलो जो दाल की चुन्नी होती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर और नमक, ये सब मिला करके और खल्ली भी दे सकते हैं। इसमें सरसों की खल्ली या बादाम की खल्ली को मिला करके दाना मिश्रण बनाया जाता है। 10 से 15 किलो वो ले लें, तो पूरे अगर 100 किलो दाना अगर बनाते हैं तो इन सब की मात्रा को, उसमें मिनरल मिक्सचर 1 किलो, नमक 1 किलो मिला करके हम दाना मिश्रण बनाते हैं। और ये दाना मिश्रण को 200, 150 से 200 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन अगर हम देते हैं, खास करके वैसी बकरियां जो गर्भवती है, जो बच्चा देने वाली है, जो दूध दे रही है, तो निश्चित रूप से देखा जाता है कि वैसी बकरियां फिर जल्दी पाल खाती है, फिर प्रजनन क्षमता उनकी बढ़ जाती है और बच्चे भी दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, बच्चा भी स्वस्थ होता है। इन सब के साथ साथ ये बहुत अहम है कि जब भी आपको लगे कि आपके बकरी को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या किसी तरह की कोई बीमारी नजर आ रही है, तो पशु वैज्ञानिक या पशु विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। चराने के क्रम में देखा जाता है कि उसमें इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है, खास करके जो अंतः परजीवी होता है, तो उससे बचाने के लिए हर 3 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा हमारे किसान भाई बकरियों को अवश्य दें। कृमिनाशक दवा में अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल बाज़ार में उपलब्ध होता है, तो वो लेकर के अगर आप डॉक्टर की सलाह लेके इसको दवा हर 3 महीने में देते हैं तो आपकी बकरियां जो है उसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, तेज़ी से बढ़ेंगे, प्रजनन क्षमता, उत्पादन क्षमता दोनों अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अभी आपने देखा बकरियों की देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं झारखंड में गर्मा मक्का की खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। किसान भाइयों, मक्का को बहुत ही पौष्टिक आहार के रूप में माना गया है। ये पशु और साथ ही साथ मनुष्य के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार के रूप में साबित हुआ है। तो जो भी किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका चुनाव वो काफ़ी अच्छे ढंग से करें, अपने खेतों में सही समय पर सिंचाई करें, खादों का उपयोग करें, जिनसे फसल काफ़ी अच्छी होगी। तो आइए गर्मा मक्का की खेती में और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी प्रभेद का चुनाव करें, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हाँ, सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। जहाँ तक हम लोग मक्का की बात करते हैं, झारखंड में मक्का मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में मुख्य सीजन खरीफ है। खरीफ के बाद रबी और गर्मा तीनों सीजन में इसकी खेती की जाती है। धान के बाद मक्का का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे प्रदेश में और आलू की कटाई या खुदाई करने के बाद हम लोग मक्का की खेती वहाँ पर कर सकते हैं गर्मा ऋतु में। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी की बात करेंगे। खेत की तैयारी करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि जैसे ही आलू खुदाई हो उसके बाद अच्छे से हम लोग खेत की जुताई कर लें। 2 बार देसी हल से जुताई करने के बाद लास्ट में कल्टीवेटर चलाकर और अच्छे से मिट्टी पलटने वाले हल से हम लोग खेत की जुताई कर लेंगे। उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेंगे। खेत की जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस समय ही 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें, जिससे कि उत्पादन मिलने में हमें ज़्यादा उत्पादन मिलने की संभावना होती है। तो खेत की तैयारी करने के बाद जब हम लोग प्रभेद की चुनाव की बात करते हैं तो गर्मा मक्के में 2-3 किस्म बहुत ही अच्छी अभी जारी है, जैसे कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये 2 किस्म ऐसी हैं जो कि संकर किस्म हैं। ये किस्म 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा गंगा 11, ये भी एक संकर किस्म है जिसकी उत्पादन क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये तैयार होने की अवधि 100 से 105 दिन है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे संकुल किस्मों की, तो संकुल किस्मों में है आपका सुआन 1 और सुआन 1 ये तैयार होती है 145 से 155 दिनों में और इनकी जो उत्पादन क्षमता है 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी निकली हुई बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि बिरसा विकास मक्का
2 ये 45 से 55 क्विंटल इसकी उत्पादन क्षमता है और ये 135 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा बिरसा विकास मक्का 1 भी है और यहाँ की कुछ संकर किस्में भी हैं जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मा में ये बुआई के लिए। तो ये कुछ अच्छी किस्में हैं जिनका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। इसके बाद आती है बीज दर की बात। तो बीज दर में हम लोग देखते हैं कि चूँकि ये गर्मा मौसम में हमें लगानी है तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग मक्का का बीज लेंगे और जो स्पेसिंग होती है, दूरी जो होती है बुआई की, वो पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से कतार में मक्के की बुआई की जानी चाहिए। इसके बाद आती है बात उर्वरक प्रबंधन की। तो उर्वरक के लिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो 80 से लेकर 120 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसित है। फास्फोरस जो होता है वो 40 से लेकर 60 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास है 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें डालनी चाहिए। तो जो प्रभेद की ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम लोग खाद का व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जहाँ हम लोग चूँकि हमारे प्रदेश की मिट्टी आम्लीय है तो हर एक 3 साल पर चूने का व्यवहार होना चाहिए खेत में। तो किसान भाई कतार में ही चूने का व्यवहार करें। 1 से 1.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का व्यवहार किसान भाई कर सकते हैं। जब हम लोग बीज की बुआई कर रहे होते हैं तो किसान भाई एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि मक्के को पहले से भिगोकर उसके बाद उसका हल्का सा ये जर्मिनेशन कराकर तब बुआई करें। इससे क्या होता है कि जर्मिनेशन जल्दी होगी और जर्मिनेशन बढ़ भी जाती है। तो इसलिए पूर्व में अंकुरित बीजों का उपयोग भी कर सकते हैं किसान भाई। जहाँ की सिंचित अवस्था है वहाँ पर इस प्रकार खेती किया जा सकता है। उर्वरक जब हम लोग दे रहे हैं तो चूँकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हम लोग बात करते हैं तो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन का 30% हम लोग बुआई करते समय दें और 40% जो नाइट्रोजन है वो 20 से 25 दिनों के बाद दें और रेस्ट जो 30% बचता है वो जब नर मंजरी निकलने लगता है उस समय दें। और चूँकि मक्के की खेती में मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक एक सस्य क्रिया हो जाती है क्योंकि मक्के की जो पौधे की हाइट है वो काफ़ी लंबी होती है, गिरने ना सके इसके लिए हम लोग मिट्टी चढ़ाने का काम भी इसमें करते हैं। और ये 2 बार होनी चाहिए, एक 20 से 25 दिन के बाद जब उर्वरक देते हैं उस समय मिट्टी चढ़ाएं और दूसरी जो होती है 40 से 45 दिनों के बाद फिर से मिट्टी चढ़ाएं उर्वरक देते समय। तो मिट्टी चढ़ाने से जो फसल है सीधी खड़ी रहती है और गिरने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही चूँकि मक्का के बीच में पंक्तियों में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि किसान भाई अन्य फसलों को भी इसके साथ लगा सकते हैं जिसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो मक्के में गर्मा के सीज़न में हम लोग लोबिया, जिसको बोदी या बरबटी भी बोलते हैं, उसका हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही उड़द का इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो एक साथ एक ही ज़मीन पर 2 फसल आप आराम से ले सकते हैं। तो इसमें मिश्रित खेती के रूप में बरबटी या उड़द को लगाकर इंटरक्रॉपिंग करें मक्का के साथ। रोग और कीट कौन से लगते हैं और उसका बचाव क्या उपाय है? मक्के में 2-3 तरह की जो बीमारियां हैं वो मुख्य रूप से आती हैं। एक जैसे कि हम लोग ब्लाइट की संभावना देखते हैं। तो ब्लाइट से बचने के लिए हम लोग को है कि जो जब ब्लाइट का लक्षण दिखे, पत्ते में जैसे धब्बे पड़ने लगें, जलने लगें, तो उसके लिए उसमें हम लोग मानकोजेब का स्प्रे करें। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर मानकोजेब का स्प्रे करें, या फिर बाविस्टिन चूँकि बहुत ही कॉमन सा दवा है उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ब्लाइट आने पे ये करते हैं। दूसरी चीज़ है कीट की, अगर हम लोग बात करें तो इसमें फली छेदक का प्रकोप होता है। फली छेदक से बचाने के लिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर का अगर क्षेत्र है तो 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ नीम बेस्ड जो भी आपका पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है उसको हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसका हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। इसके
अलावा नुआन करके एक दवा आती है जिसको डाइक्लोरोवॉस के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें उसका हम लोग व्यवहार कर सकते हैं 2 से ढाई ml प्रति लीटर की दर से उसका व्यवहार कर सकते हैं। तो तना छेदक एक मुख्य इसमें कीट आती है। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं कीट और बीमारी जिसमें जो कि मक्के में लगती है। इसके बाद हम लोग बात करते थोड़ी सी कि इसमें सिंचाई की भी बहुत आवश्यकता होती है। चूँकि हम लोग गर्मा सीजन में खेती कर रहे हैं तो 5 से 6 सिंचाई मक्के में बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जो मुख्य क्रिटिकल टाइम होता है मक्के में वो होता है फूल जब आने लगता है, जब नर मंजरी निकलने लगता है और जब उसमें कॉब आने लगती है। तो ये दोनों के समय में पानी खेत में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय किसान भाई ये ध्यान दें कि पानी की कमी खेत में ना होने दें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा झारखंड में गर्मा मक्का की खेती व प्रभेद का चुनाव और साथ ही आपने देखा बकरियों की देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप ये हमारा कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।